थोड़ा बहुत रिवाइज करवा दूं। चैप्टर नंबर 6 चल रहा था, नाम था रोटेशनल मोशन। रोटेशनल मोशन में स्टार्टिंग में हमने किया था सेंटर ऑफ मास, और सेंटर ऑफ मास की फॉर्मूला थी वन डायमेंशन में XCM इज इक्वल टू m1x1 प्लस m2x2 डिवाइड बाय m1 प्लस m2। वहीं अगर 3 डायमेंशन में हो तो r वेक्टर आ जाता है, r वेक्टर इज इक्वल टू m1r1 प्लस m2r2 कहाँ तक mn rn डिवाइड बाय m1 प्लस m2 कहाँ तक mn तक। ये हमने पढ़ा था सेंटर ऑफ मास में। उसमें वेलोसिटी डिफाइन की थी, उसका डिफरेंशिएशन करके, और वेलोसिटी का डिफरेंशिएशन करके एक्सेलरेशन निकाला था। ये सब हमने सेंटर ऑफ मास में किया था। उसके बाद मैंने स्टार्ट किया था रोटेशनल मोशन। रोटेशनल मोशन में बेसिक हमने पढ़ा था एंगुलर डिस्प्लेसमेंट, एंगुलर वेलोसिटी, एंगुलर एक्सेलरेशन। एंगुलर डिस्प्लेसमेंट को बोला था डेल्टा थीटा, एंगुलर वेलोसिटी को बोला था ओमेगा, और ओमेगा की डायरेक्शन राइट हैंड थंब रूल से दी थी हमने। उसके बाद हमने पढ़ा था एंगुलर एक्सेलरेशन अल्फा। फिर हमने 3 फेमस इक्वेशन पढ़ी थी, कौन सी? ओमेगा इज इक्वल टू ओमेगा नॉट प्लस अल्फा टी, थीटा इज इक्वल टू ओमेगा नॉट टी प्लस हाफ अल्फा टी स्क्वायर, और फिर ओमेगा स्क्वायर माइनस ओमेगा नॉट स्क्वायर इज इक्वल टू 2 अल्फा थीटा। उसके बाद हमने इस चैप्टर का स्टार्ट किया था टॉर्क, टाउ इज इक्वल टू आर क्रॉस एफ। टॉर्क क्या किया था? आर क्रॉस एफ। उसके बाद किया था हमने एंगुलर मोमेंटम, एल था आर क्रॉस पी। फिर टॉर्क और एल में रिलेशन था, डिफरेंशिएशन करके हमने लगाया था। एक बार पेज नंबर नोट्स में देखो, पेज नंबर है 20। पेज नंबर 20 पे हमने निकाला था एल और टॉर्क के बीच का रिलेशन। क्या रिलेशन था? टाउ इज इक्वल टू dl बाय dt। कैसे लाए थे हमने? डिफरेंशिएशन करके। और डिफरेंशिएशन कैसे किया था हमने? पहले याद है r क्रॉस p था, तो पहले r को कांस्टेंट रखा था, p का डिफरेंशिएशन किया था, फिर प्लस करके r का डिफरेंशिएशन किया था और p कांस्टेंट रखा था। इसको नाम दिया था हमने प्रोडक्ट रूल। क्या नाम दिया था? प्रोडक्ट रूल। और उसे डिफाइन किया होता, लास्ट में आया था टाउ इज इक्वल टू कितना? dl बाय dt। फिर हमने पढ़ा था रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी। कौन सी? रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी। इसकी फॉर्मूला आई थी हाफ आई ओमेगा स्क्वायर। इसमें आई क्या था? मोमेंट ऑफ इनर्शिया। अच्छा, रोटेशनल का तो हाफ आई ओमेगा स्क्वायर। मैंने एक और वर्ड बताया था, ट्रांसलेशन काइनेटिक एनर्जी। ट्रांसलेशन काइनेटिक एनर्जी मतलब लीनियर काइनेटिक एनर्जी। उसकी वैल्यू क्या होती है? हाफ एम वी स्क्वायर। तो रोटेशनल की थी हाफ आई ओमेगा स्क्वायर। इसमें आई क्या था? मोमेंट ऑफ इनर्शिया। और तुम्हें मैंने मोमेंट ऑफ इनर्शिया की टेबल बताई थी, जिसमें करीबन 8 मोमेंट ऑफ इनर्शिया होता है। 9 नंबर मैंने लिखवाई थी। कौन से 8 थी? देखो पेज नंबर 22 पे। मोमेंट ऑफ इनर्शिया पहले रिंग की थी। रिंग का कौन सा एक्सिस? सेंट्रल एक्सिस। वैल्यू थी कितनी? mr स्क्वायर। फिर डायमीटर एक्सिस mr स्क्वायर बाय 2। फिर रॉड ml स्क्वायर बाय 12। फिर डिस्क का सेंटर एक्सिस mr स्क्वायर बाय 2। डिस्क का डायमीटर एक्सिस mr स्क्वायर बाय 4। उसके बाद होलो सिलेंडर mr स्क्वायर। सॉलिड सिलेंडर mr स्क्वायर बाय 4, सॉरी हाँ 2। सॉलिड सिलेंडर mr स्क्वायर बाय 2। सॉलिड स्फीयर 2 mr स्क्वायर बाय 5। होलो स्फीयर 2 mr स्क्वायर बाय 3। ये याद रखने आई। उसके साथ साइड में हमने के तुमको निकलवाया था। के का नाम था रेडियस ऑफ गायरेशन। वो कैसे निकालते हैं? आई की जो भी वैल्यू दी हुई हो, पहले उसमें से m निकाल दो। m निकालने के बाद बाकी जो बचा है उसका क्या कर दो? रूट कर दो। जैसे पहला मोमेंट ऑफ इनर्शिया mr स्क्वायर है, m निकाल देंगे तो क्या बचेगा? r स्क्वायर। इसका रूट करेंगे तो क्या मिलेगा? r। तो रिंग का रेडियस ऑफ गायरेशन होगा r। तो दूसरा कौन सा? mr स्क्वायर बाय 2 है, तो उसमें m निकाल देंगे, क्या बचेगा? r स्क्वायर बाय 2। उसका रूट करेंगे तो r बाय रूट 2। फिर ml स्क्वायर बाय 12 है, पहले m निकाल देंगे, क्या बचेगा? l स्क्वायर बाय 12। रूट करेंगे तो l बाय 2 रूट 3। ऐसे सबका देखो अलग से दिया होगा, और शायद तुमने लिखा भी होगा। इस टेबल के बाद हमने एक फॉर्मूला की थी एल की। एल मतलब एंगुलर मोमेंटम, जिसकी वैल्यू आई थी एल इज इक्वल टू आई ओमेगा। कौन सी? आई ओमेगा। और टॉर्क की आई थी आई अल्फा। और इसके बाद मैंने तुम्हें एक बड़ा टेबल बनवाया था।
रिलेशन बिटवीन लीनियर मोशन एंड रोटेशनल मोशन। तो इस टेबल को एक बार फिर से पूरा देख लो, खास करके रोटेशनल मोशन की फॉर्मूलाज। है ना सोक्रेटिस, बना हुआ है ना? मेरे पास शायद है कि नहीं, देख लो एक बार। कौन सी डेट को किया था हमने? फ्राइडे। फ्राइडे का आज कौन सी डेट है? अच्छा मंडे का, मंडे कौन सी डेट थी? फर्स्ट। हेलो हेलो, हाँ हाँ मैं अच्छा हूँ, ठीक है, हाँ वंदना। ये वाला हमने किया था, इसके बीच का कंपैरिजन, लीनियर और रोटेशनल के बीच का कंपैरिजन। ये फॉर्मूलाज तो याद होना चाहिए। याद है उसमें काइनेटिक एनर्जी जैसे हाफ आई एम वी स्क्वायर, तो वहां पे आई ओमेगा स्क्वायर। वर्क में एफ इंटू डी, तो वर्क में क्या था? टाउ इंटू थीटा। पावर में एफ इंटू वी, तो यहाँ पे टाउ इंटू ओमेगा, और इस टाउ ओमेगा का एक हमने सम किया था। और सम कौन सा नंबर किया था? तो टेक्स्ट बुक में, सॉरी नोट्स में पेज नंबर 30 पे दो सम किए थे, 13 और 14। 30 वाले पेज पे 13 और 14। क्लियर? तो ये सब चीजें थी जो हमने लास्ट लेक्चर में कंप्लीट करी थी। बढ़ो आगे, यहां तक सबको क्लियर? आज जो हम नया टॉपिक करने वाले हैं वो है कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम। कौन सा? कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम। चैप्टर नंबर 4 में हमने पढ़ा है कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम। उसका मतलब था किसी भी सिस्टम पे अगर एक्सटर्नल फोर्स जीरो है, किसी भी सिस्टम पे एक्सटर्नल फोर्स जीरो है, तो उसका लीनियर मोमेंटम कांस्टेंट रहता है। किसी भी सिस्टम पे अगर एक्सटर्नल फोर्स जीरो है तो उसका लीनियर मोमेंटम क्या रहता है? कांस्टेंट। सिमिलरली यहां पे एंगुलर मोमेंटम की बात है। एंगुलर मोमेंटम में फोर्स नहीं लगता, टॉर्क लगता है। तो इसमें क्या बोलेंगे? If torque acting on system is zero, if external torque acting on system is zero, then its angular momentum remains constant. Define पढ़ना थियरी के अंदर, पेज नंबर है 24 पे। When external torque acting on system becomes zero, then its angular momentum remains constant. भी अगर torque zero है तो angular momentum क्या रहेगा? Constant. तो angular momentum की हमने फॉर्मूला पढ़ी थी, टाउ इज इक्वल टू, अब अगर एक्सटर्नल टॉर्क जीरो है तो यहां पे जीरो कर देंगे, dt इस तरफ, तो dl क्या मिलेगा? जीरो। dl मतलब डिफरेंस, L2 माइनस L1, तो L2 इज इक्वल टू क्या मिलेगा? L1। यानी एंगुलर मोमेंटम क्या रहता है? कांस्टेंट रहता है। क्या रहेगा? तो जब भी किसी सिस्टम पे क्या जीरो हो? एक्सटर्नल टॉर्क जीरो हो, तो उसका एंगुलर मोमेंटम हमेशा कांस्टेंट रहता है। और ये L की फॉर्मूला ये होती है, क्या होती है? I इंटू ओमेगा, जहां I मतलब मोमेंट ऑफ इनर्शिया और ओमेगा मतलब एंगुलर स्पीड। समझ आई बात सबको यहां तक? क्लियर एवरीवन? अब एक बार पूरी थियरी वापस देख लो, ये 2 मार्क में कभी कभी एग्जाम में आती है। एक्सप्लेन कंजर्वेशन लॉ ऑफ एंगुलर मोमेंटम। है सिंपल, भाई एक टाइम पे याद आनी चाहिए, और याद तब आएगी जब तुम घर पे रिवाइज करोगे। बाकी यहां से पढ़ के उसके बाद सीधा यहां पे आके फिर से देखोगे तो याद नहीं रहेगा। रिवीजन मस्ट। क्लियर हुआ सबको? अब इस पे डिपेंड है ना, एक न्यूमेरिकल है, एक्सरसाइज का नंबर 12। पूरा ध्यान एक्सरसाइज के नंबर 12 पे।
सबको देखा है 12 नंबर? पूरा ध्यान। इसके दो पार्ट है, ए और बी। तो पहले हम ए पार्ट से शुरुआत करते हैं। अ चाइल्ड स्टैंड्स एट द सेंटर ऑफ टर्न टेबल with his two arms outstretched. The turntable is set rotating with an angular speed 40 ReV per minute. क्या होता है ReV? Revolution per minute. How much is the angular speed of the child if he folds his hands back and thereby reduces his moment of inertia to 2 by 5 times the initial value? Assume that the turntable rotates without friction. क्वेश्चन क्या है कि एक टर्न टेबल है। टर्न टेबल जैसे बात करूं तो गार्डन में नहीं तो मैरी गो राउंड, गोल घूमने वाला ऐसा टेबल है। वह ऐसे टेबल में एक चाइल्ड शाहरुख खान के पोज में खड़ा है, बाएं फैलाए हुए, और टर्न टेबल क्या हो रही है? रोटेट हो रही है। कितनी स्पीड से? 40 रिवॉल्यूशन पर मिनट। मतलब घूमते घूमते उसने अचानक अपने हाथ फोल्ड कर लिए। अब जैसे उसने अपने हाथ फोल्ड किए, उसकी मोमेंट ऑफ इनर्शिया रिड्यूस्ड हो गई। और कितनी हो गई? पहले से 2 by 5 टाइम्स। मतलब बाद वाली जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया I2 है वो कितनी हो गई पहले से? 2 by 5 देन I1। मतलब पहले जो भी मोमेंट ऑफ इनर्शिया होगी उसका कितना हो गया? 2 by 5। अब इसकी इनिशियल स्पीड है 40 रिवॉल्यूशन पर मिनट। काम कर, दोनों फैन बंद कर देता। ओमेगा 1 दिया हुआ है, बोला ओमेगा 2 क्या होगा? मतलब हाथ जब आउटस्ट्रेच थे तो 40 की स्पीड थी, तो जब हाथ फोल्ड कर लेंगे तो स्पीड कितनी होगी? अब सबसे पहले बात यहां पे ये है कि बाहर से कोई भी टाइप का टॉर्क नहीं लगा है, मतलब एक्सटर्नल टॉर्क। अगर एक्सटर्नल टॉर्क 0 है तो एंगुलर मोमेंटम सेम रहेगा, कंजर्व रहेगा। तो हम लिखेंगे L1 इज इक्वल टू L2। L1 मतलब हाथ जब स्ट्रेच थे तब का एंगुलर मोमेंटम, L2 मतलब जब हाथ फोल्ड हुए तब का एंगुलर मोमेंटम। एंगुलर मोमेंटम की फॉर्मूला क्या होगी? I1 ओमेगा 1 इज इक्वल टू I2 ओमेगा 2। इसमें I1 एज इट इज ओमेगा 1 40, I2 दिया है 2 by 5 I1, और ओमेगा 2 क्या करना है? फाइंड करना है। I1 40 इंटू 5 डिवाइड बाय 2, तो 40 इंटू 5 200 अपॉन 2 कितना आएगा? 100 रिवॉल्यूशन पर मिनट। मतलब जो पहले स्पीड थी 40, अब वो इंक्रीज होके कितनी हो जाएगी? 100 रिवॉल्यूशन पर मिनट। समझ आई बात सबको यहां तक? क्लियर एवरीवन? कोई डाउट? ये एक क्वेश्चन था, इसका बी भी पूछा हुआ है। शो दैट द चाइल्ड्स न्यू काइनेटिक एनर्जी ऑफ रोटेशन इज मोर देन द इनिशियल काइनेटिक एनर्जी ऑफ रोटेशन। बोला इनिशियल जब वो हाथ फैला बैठा था तब की काइनेटिक एनर्जी जो भी होगी, हाथ फोल्ड करने के बाद काइनेटिक एनर्जी बढ़ जाएगी, ऐसा प्रूव करो। मतलब फाइनल काइनेटिक एनर्जी इज मोर देन किससे? इनिशियल काइनेटिक एनर्जी होनी चाहिए, ऐसा प्रूव करो। तो हम क्या करेंगे? दो अलग अलग काइनेटिक एनर्जी लेंगे, एक फाइनल और एक, और दोनों का रेशियो करके हम बता देंगे कि K2 K1 से क्या होगी? बड़ी होगी। तो हम एक्चुअली यहां पे क्या फाइंड करेंगे? K2 बाय K1। K2 क्या होगा? हाफ I2 ओमेगा 2 का स्क्वायर, और K1 हाफ I1 ओमेगा 1 का स्क्वायर। फॉर्मूला याद है कौन सी? रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी हाफ I ओमेगा स्क्वायर, हाफ ऑफ I2 कितना है? 2 by 5 I1। तो I2 क्या डाल देंगे? 2 by 5 I1, नीचे I1। ओमेगा 2 100 है, ओमेगा 1 40 था, उसका होल स्क्वायर, दोनों पे स्क्वायर ना, तो होल स्क्वायर कर देता हूं। I1 क्या बचा? 2 by 5 0 0 10 by 5 उसका स्क्वायर है, तो ये आएगा 5 by 2 होगा नहीं, ये 5 by 2 का स्क्वायर, तो 25 by 4 हो जाएगा। तो 5 बन जा, तो ये आंसर आ जाएगा 2.5। तो K2 बाय K1 कितना मिलेगा? 2.5 आएगा। मल्टीप्लाई डिवाइड करना तो 25 को 5 का टेबल लग जाएगी 5 बार, और 2 को जब लग जाएगी 2 बार, तो 5 by 2 कितना होता है? 2.5। अब मुझे बताओ ये 2.5 1 से बड़ा है कि छोटा है? बोलो 1 से बड़ा है कि छोटा है? बड़ा है। तो लिखेंगे हम
K2 by K1 is greater than, तो K2 is greater than, यानी फाइनल काइनेटिक एनर्जी इनिशियल काइनेटिक एनर्जी से क्या होगी, बड़ी होगी। समझ आई बात सबको? यहाँ तक क्लियर एवरीवन? कोई डाउट? नोट्स में से एक बार देख लो, पूरा थियरी सॉल्यूशन देख लो, कोई डाउट हो तो क्लियर करो। अब पूरा कॉन्सेंट्रेट, ये था अपना सम नंबर कौन सा, 12। अब इसमें एक और देख लो, नंबर 13 तो लास्ट टाइम कर दिया था हमने। अब पहले 16 नहीं, हाँ 10 होगा। पहले एक्सरसाइज का 10 देख लेते हैं। एक्सरसाइज का 10 पूरा कॉन्सेंट्रेट 100% बेटा। टॉर्क ऑफ इक्वल मैग्नीट्यूड आर अप्लाइड टू अ होलो सिलेंडर एंड सॉलिड स्फीयर विद टॉर्क इक्वल वैल्यू के अप्लाई करेंगे। इस पे अप्लाई करें दो चीजों पे, कौन सी? होलो सिलेंडर और सॉलिड स्फीयर। बोथ हैविंग द सेम मास एंड रेडियस, दोनों का क्या सेम है, मास सेम है और रेडियस सेम है। द सिलेंडर इज फ्री टू रोटेट अबाउट इट्स स्टैंडर्ड एक्सिस ऑफ सिमेट्री एंड द स्फीयर इज फ्री टू रोटेट अबाउट एन एक्सिस पासिंग थ्रू इट्स सेंटर। विच ऑफ द टू विल एक्वायर अ ग्रेटर एंगुलर स्पीड आफ्टर गिवन टाइम? दो चीजें हैं, एक कौन सा है, होलो सिलेंडर उसको घुमा रहे हैं और एक स्फीयर उसको घुमा रहे हैं। दोनों को टॉर्क क्या दे रहे हैं, सेम दे रहे हैं। तो बोला दोनों में से किसके पास स्पीड ज्यादा होगी? तो स्पीड उसी के पास ज्यादा होगी जिसके पास एक्सेलरेशन ज्यादा होगा। तो देख लेते हैं एक्सेलरेशन कैसे ज्यादा होगा। तो दोनों का एक चीज सेम है, कौन सी सेम है, टॉर्क सेम है। और डेटा में क्या दिया, टॉर्क सेम है। तो टाउ1 क्या होगा पता है फॉर्मूला, फॉर्मूला टाउ क्या होता है, आई इंटू अल्फा, अल्फा यानी एंगुलर एक्सेलरेशन। I1 क्या होता है, मोमेंट ऑफ इनर्शिया। किसका, पहला है होलो सिलेंडर। होलो सिलेंडर का मोमेंट ऑफ इनर्शिया था mr²। याद है सबको कि देख के बोल दिया। I2 क्या है, मोमेंट ऑफ इनर्शिया किसका, सॉलिड स्फीयर। सॉलिड स्फीयर क्या होता है, 2/5 mr²। क्या कैंसिल होगा, mr² से जाएगा, बचेगा α1 इज इक्वल टू 2/5 α2। α2 नीचे तो α1 अपन α2 क्या मिलेगा, 2/5। 2/5 होता है 0.4। मुझे बताओ 0.41 से बड़ा है कि छोटा है? तो α1, सॉरी ये 1 है, α1 अपॉन α2 लेस देन 1। ये उस तरफ, तो α1 लेस देन α2। अगर α1 छोटा है तो उसका ω1 भी ω2 से क्या होगा, छोटा। इसका मतलब 2 मतलब स्फीयर, 1 मतलब होलो सिलेंडर। तो हम बोलेंगे स्फीयर की स्पीड सिलेंडर से क्या होगी, ज्यादा होगी। तो स्फीयर हैज ग्रेटर एंगुलर स्पीड। अगेन आई रिपीट, दोनों में क्या सेम है, टॉर्क सेम है। टाउ1 इक्वल्स टू टाउ2। टाउ1 क्या होगा, I1 α1, टाउ2 I2 α2। I मतलब मोमेंट ऑफ इनर्शिया, किसकी मोमेंट ऑफ इनर्शिया, होलो सिलेंडर mr²। I2 किसकी मोमेंट ऑफ इनर्शिया, स्फीयर 2/5 mr²। mr² कैंसिल। तो हमने α1 बाय α2 निकाला, 0.4 आया, 0.41 से छोटा है। तो α1 अपन α2 1 से छोटा, ये उस तरफ, α1 लेस देन α2। अगर α1 छोटा है तो ω1 भी छोटा होगा। समझ आई बात सबको यहाँ तक क्लियर? देख लो अच्छे से, भी सिंपल है क्वेश्चन। अब साइलेंस, पढ़ने में ध्यान। नहीं 1 to 5 बोला है ना, कोर्स लिखा है मैंने। साइलेंस बेटा, यहाँ ध्यान। प्रिंसिपल ऑफ मोमेंट्स। ये टॉपिक भी थोड़ा इंटरेस्टिंग भी है और थोड़ा टफ भी है। गार्डन में सीसॉ देखा, सीसॉ में दो चीजें आपस में क्या होती हैं, इससे बैलेंस करके अप डाउन होती हैं। उसमें लीनियर मोशन नहीं इन्वॉल्व होता। कौन सा मोशन होता है, रोटेशनल, यानी इसमें टॉर्क इन्वॉल्व होता है।
अब उसका एक बेसिक सिंपल मीनिंग से समझते हैं, ध्यान देना यहाँ पे। समझो एक रॉड है और रॉड को हमने एक नाइफ सपोर्ट पे बैलेंस किया हुआ है। कौन सपोर्ट पे? नाइफ सपोर्ट पे इसको क्या किया हुआ है? बैलेंस किया हुआ है। जैसे नहीं हमने नोटबुक को अपनी उंगली पर उठाई थी, वैसा है नाइफ सपोर्ट पे बैलेंस्ड है। इसमें अकॉर्डिंग टू न्यूटन्स लॉ इसका वजन इस पे पड़ेगा, वो तो है ही। तो ये इसको रिटर्न में फोर्स देगा, उस फोर्स को बोलते हैं आर। आर यानी रिएक्शन, वैसे आर भी बोलते हैं और हम चैप्टर 4 में इसको नॉर्मल भी बोलते थे। ये वही फोर्स है, सेम। अब ये तो पोर्शन क्लियर होगा, लेकिन यहाँ पे एक और इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि इतने पोर्शन का थोड़ा बहुत फोर्स यहाँ भी लगता होगा। मान लो कितना है? F1, और इसका फोर्स भी नीचे लगता होगा, कौन सा? F2, और यहाँ से कितना डिस्टेंस है? मान लो D1, और ये कितना डिस्टेंस है? समझ लो D2। अगर यूनिफॉर्म होगी तो दोनों D सेम होंगे, नॉन यूनिफॉर्म होगी तो अलग अलग होंगे। इसका मतलब ये हुआ ये फोर्स जो F1 है वो क्या ट्राई कर रहा है? इसको ऐसे झुकाने की, ऐसे झुकाना इन द सेंस ये इसको ऐसे रोटेट करने की ट्राई कर रहा है। ऐसे रोटेट मतलब ये इसको ट्राई कर रहा है ऐसे घूम जाने की, एंटी क्लॉकवाइज। इसका मतलब ये प्रोड्यूस कर रहा है टॉर्क। टॉर्क की फॉर्मूला पता है? R क्रॉस F। इसमें R यानी D1, F यानी फोर्स, क्योंकि पता है F और D आपस में क्या होने चाहिए? परपेंडिकुलर। तो ये जो फोर्स है ये ट्राई कर रहा है इसको ऐसे घुमाने की, ये फोर्स क्या कर रहा है? ऐसे घुमाने की। मतलब ये फोर्स ट्राई कर रहा है इसको क्लॉकवाइज घुमाने की। मतलब दोनों ट्राई क्या कर रहे हैं? रोटेट करने की, लेकिन फिर भी रोटेट। इसका मतलब ये हुआ कि दोनों का जो टॉर्क लग रहा है वो सेम होगा। क्या सेम होगा? टॉर्क दोनों का सेम होगा। इसका टॉर्क होगा क्लॉकवाइज, इसका टॉर्क होगा, और दोनों क्या होंगे? सेम होंगे। सेम होंगे मतलब ये मूव नहीं करेगा। इसको बोलते हैं हम रोटेशनल इक्विलिब्रियम। क्या बोलते हैं? रोटेशनल इक्विलिब्रियम। अगर ये ऊपर और नीचे नहीं जा रहा, इट्स लीनियर इक्विलिब्रियम, लेकिन ये रोटेट भी नहीं कर रहा, मतलब ये रोटेशनल इक्विलिब्रियम। अगर इस साइड थोड़ा फोर्स बढ़ जाए तो ये ऐसे रोटेट कर जाएगा, इस साइड फोर्स बढ़ जाए तो ये ऐसे। मतलब यहाँ पे दोनों ट्राई तो कर रहे हैं, लेकिन दोनों का ट्राई इक्वल एंड ऑपोजिट है, तो ये मूव नहीं हो रहा। मतलब यहाँ पे दो चीजें इक्विलिब्रियम में है, लीनियर भी इक्विलिब्रियम में है और रोटेशन भी क्या है? इक्विलिब्रियम में। लीनियर इक्विलिब्रियम को हम ट्रांसलेशन इक्विलिब्रियम भी कहेंगे। याद हमने बताया था वर्ड लीनियर को क्या कहा जाएगा? ट्रांसलेशन। मतलब यहाँ पे ट्रांसलेशन भी इक्विलिब्रियम है और रोटेशनल भी क्या है? इक्विलिब्रियम। ट्रांसलेशन से फोर्स देखा जाता है, ध्यान से इसमें देखो टोटल फोर्सेस कितने हैं? 3 ही है, 2 नीचे एक ऊपर। तो हम यहां लिखेंगे R इज इक्वल टू F1 प्लस F2। ऊपर वाला फोर्स इज इक्वल टू नीचे वाला फोर्स। इसको क्या बोला जाएगा? ट्रांसलेशन इक्विलिब्रियम। मतलब इस फॉर्मूला से बॉडी ना ऊपर जाएगी ना नीचे जाएगी। दूसरा, ये दोनों जो टॉर्क जनरेट कर रहे हैं, तो इसका टॉर्क और उसका टॉर्क क्या है? इक्वल बट ऑपोजिट। मतलब यहां पे एक और टर्म है कि τ1 माइनस τ2 इज इक्वल टू कितना है? 0। मतलब τ1 इज इक्वल टू क्या है? अब टॉर्क की फॉर्मूला क्या होती है? R क्रॉस F। तो यहां होगा D क्रॉस F, D क्रॉस F, यानी F1 D1 इज इक्वल टू F2। इस फॉर्मूला को बोला जाता है मैकेनिकल एडवांटेज। क्या बोला जाता है? मैकेनिकल एडवांटेज। मतलब किसी चीज को अगर एक पॉइंट पे बैलेंस करना हो तो कैसे बैलेंस करना होगा? इस साइड का फोर्स और डिस्टेंस का प्रोडक्ट दूसरे साइड के फोर्स और डिस्टेंस का प्रोडक्ट सेम होना चाहिए, तो ये बैलेंस रहेगा। मतलब एक ही पॉइंट पे पूरी चीज को हम क्या कर सकते हैं? कैरी कर सकते हैं। ये जो कंस्ट्रक्शन बनते हैं, बीम्स बनते हैं, कॉलम बनते हैं, ये सब देखा जाता है। समझ आई बात सबको? कैसे देखा जाता है? ध्यान समझो। समझो तुमने एक बीम बनाया। क्या बनाया?
वर्टिकल बीम बनाया और उसके ऊपर एक हॉरिजॉन्टल बीम सेट करना है। तो हॉरिजॉन्टल बीम समझो मैं ऐसे सेट करूं तो ये झुक जाएगा राइट साइड से। क्यों झुक जाएगा? ज्यादा मास है तो ये झुक जाएगा। तो हम क्या करेंगे, इसको थोड़ा ऐसे बैलेंस करते हैं, यानी इसको हमने ज्यादा वजन दे दिया, यहां पे तो ज्यादा वजन दे दिया तो उसका हम F1 बढ़ गया। इसका D छोटा है, इसका D1, इसका कितना है D2, तो इसका D छोटा है तो इसका F1 बढ़ा देंगे। F1 बढ़ा देंगे तो ये चीज क्या हो जाएगी, बैलेंस हो जाएगी। मतलब नॉर्मली कंस्ट्रक्शन में हम लोग ये चीज देखा जाता है। ये सेम चीज एप्लीकेबल होती है क्रेन्स में। पता है क्रेन बड़ी चीज को ऐसे उठाती है। यहां अगर तुमने बहुत बार देखा होगा, बड़ी बड़ी बिल्डिंग बनी होगी तो ऊपर बहुत बड़ी क्रेन्स होती हैं। तो क्रेन का एक साइड से बहुत बड़ा होता है, दूसरे साइड बैलेंस कैसे होता है, उस साइड वजन क्या होता है इसके कंपेयर में ज्यादा देते हैं, तब जाके वो बैलेंस होती है। अगर वजन कम कर दे तो ये नीचे हो जाएगी। मतलब हर चीज ऐसे डिजाइन की जाती है, अगर एक साइड आपको लेंथ ज्यादा चाहिए तो दूसरी साइड वजन ज्यादा रखना पड़ेगा, नहीं तो चीजें क्या हो जाएगी, टूट जाएंगी या गिर जाएंगी। मतलब चीजों में सिर्फ लीनियर इक्विलिब्रियम नहीं, क्या देखा जाता है, रोटेशनल इक्विलिब्रियम भी देखा जाता है। समझ आई बात सबको? मतलब मान लो पेन को बीच में रखते हुए बैलेंस होती है, लेकिन मुझे इस पॉइंट पे बैलेंस करना हो तो नहीं होगी, तो मुझे यहां पे क्या करना पड़ेगा, ज्यादा वजन लगाना पड़ेगा, तो ये बैलेंस हो जाएगा। इट इज कॉल्ड मैकेनिकल एडवांटेज। एक साइड का फोर्स और डिस्टेंस का मल्टीप्लाई, दूसरी साइड का फोर्स और डिस्टेंस का मल्टीप्लाई क्या होना चाहिए, सेम होना चाहिए। अगर एक साइड लेंथ ज्यादा है तो फोर्स छोटा, लेंथ कम है तो फोर्स बड़ा, दोनों का प्रोडक्ट क्या होना चाहिए, सेम होना चाहिए। समझ आई बात? एक बार देख लो थियोरी, मैकेनिकल एडवांटेज 2 या 3 भाग में आती है। पूरा कॉन्सेंट्रेट यहां पे सबका। तो ये था अपना मैकेनिकल एडवांटेज। फॉर्मूला याद रखनी, F1D1 इक्वल्स टू F2D2। अब इसका यूज करके हम इसके कुछ क्वेश्चंस करेंगे। इसमें याद रखना 2 टाइप के फोर्स लिए हमने, एक तो सीधे सीधे वर्टिकल फोर्स और दूसरे टॉर्क वाले फोर्स। और टॉर्क वाले में डिस्टेंस इन्वॉल्व होता है और डिस्टेंस हमेशा फोर्स के परपेंडिकुलर होना चाहिए, पैरेलल नहीं। अब इसका एक सम ध्यान देना, कौन सा नंबर एग्जांपल है, एग्जांपल एक्सरसाइज है, एक्सरसाइज है ना, कौन सा एक्सरसाइज है? अरे वाह, बहुत बढ़िया समय। चलो भाई, पूरा पूरा कॉन्सेंट्रेट 100%। A non-uniform bar of weight W is suspended at rest by 2 strings of negligible weight as shown in figure. The angles made by the strings with the vertical are 36.9 degree and 53.1 degree. ये 36.9 मतलब approximately 37 हुआ और ये 53 हुआ। यही एंगल क्यों देते हैं? क्योंकि हमें इसकी वैल्यू पता है। था tan 37 मैंने तुम्हें लिखवाया था 3/4 और tan 53 4/3। ये दोनों बहुत बार पूछे जाते हैं, जानबूझ के यही देते हैं क्वेश्चन। क्लियर? Respectively, the bar is 2 meter long. Calculate the distance d of the center of gravity of the bar from its left end. डायग्राम कुछ इस टाइप का दिया हुआ है, ठीक है। डायग्राम में फिर से यहां पे ड्रॉ कर देता हूं, पूरा ध्यान। यहां है θ1, यहां पे है θ2, जिसमें θ1 है 36.9 यानी 37 और θ2 है 53.1 यानी अप्रोक्सीमेटली 53। ध्यान ध्यान बोला 2 स्ट्रिंग से हमने मास रखा हुआ है, और मास का सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है कि मास जो बोला है ना, यूनिफॉर्म नहीं है। कौन सा है? नॉन यूनिफॉर्म बार। मतलब ये जो मास है ना, कौन सा है, हर जगह अलग अलग वजन हो सकता है इसका।
जैसे कोई चीज़ कैसे फिक्स होती है, इसमें ऐसा हो सकता है कि यहाँ ज़्यादा वेट हो, यहाँ पे कम वेट हो, मतलब यूनिफॉर्मिटी नहीं है। कौन सा मास है ये? नॉन यूनिफॉर्म। जब कोई चीज़ यूनिफॉर्म होती है ना, उसका सेंटर कहाँ होता है? एग्जैक्ट मिड पे। ये नॉन यूनिफॉर्म है तो उसका सेंटर एग्जैक्ट मिड पे कहाँ होगा हमें नहीं पता, तो हम बोलते समझो यहाँ पे है। यहाँ से कितना दूर? d डिस्टेंस। कितना दूर? d। और इस पूरे की लेंथ 2 मीटर दी हुई है। कितनी दी हुई है? तो यहां से कितना डिस्टेंस होगा? हमको ये d फाइंड करना है, और इसका कितना वजन है वो भी नहीं दिया हुआ। ठीक है, अब इसमें ध्यान से देखो, 2 स्ट्रिंग है। 2 अगर स्ट्रिंग है तो दोनों स्ट्रिंग में क्या लगेगा टेंशन? यहां लगेगा T1 और यहां लगेगा। अब तुम्हें पता होगा अगर कोई एंगल पे है तो उसके क्या बनते हैं? कंपोनेंट्स बनते हैं। क्लियर? तो यहां एंगल θ1 है, तो उसको अगर मैं यहां बनाऊं तो ये भी θ1 बनेगा। पता है Z, तो ये होगा T1 cos θ1। क्लियर? और यहां क्या होगा? T1 sin θ1। समझ आई बात कि नहीं आई? क्लियर? इस T1 के 2 कंपोनेंट cos और sin, तो इस T2 के भी क्या होंगे? 2 कंपोनेंट। ये θ2 तो यहां भी क्या बनेगा? तो ये तुम्हें कौन सा कंपोनेंट मिलेगा? T2 cos θ2। यहां क्या मिलेगा? T2 sin θ2। क्लियर? एक्चुअल एक और प्रॉब्लम है, ये जो स्ट्रिंग है ना एग्जैक्ट यहाँ पे है, मैंने शायद बीच में, हाँ एकदम एंड पे है, मैंने शायद ड्रॉ कर लिया। मतलब मीनिंग समझ रहा है, ये जो T1 है कहाँ पे एक्चुअल? ये एंड पे है, और T2 इस एंड पे है। ये क्लियर सबको? मतलब अगर इसको मैं थोड़ा अलग से ड्रॉ करूं तो ये ऐसा है, यहाँ फोर्स T2 sin θ2 और यहाँ फोर्स T1 sin θ1। यहाँ फोर्स T1 cos θ1, यहाँ फोर्स T2 cos θ2। समझ आई बात? ये सेंटर है, तो सेंटर का ये डिस्टेंस कितना है? d है, और ये डिस्टेंस कितना है? 2 माइनस d। और नीचे यहां पे कौन सा फोर्स लगेगा? mg। फोर्सेस समझ में आया सबको? किसी को डाउट फोर्सेस में? अब मुझे बताओ इसमें हॉरिजॉन्टल फोर्सेस कितने हैं? T1 साइन और T2 साइन। तो लिख सकते हैं T1 साइन θ1 इज इक्वल टू, चला क्या लिखा मैंने यहाँ पे? T1 साइन θ1 इज इक्वल टू क्या होगा? T2 साइन θ2। θ1 और θ2 का टोटल कितना है? तो यहां लिख सकते हैं θ1 प्लस θ2 कितना है? 90। तो मुझे बताओ, सिर्फ मुझे θ2 को सब्जेक्ट बनाना तो क्या मिलेगा? 90 माइनस θ1। तो यहां पे T1 सेम, साइन θ1 सेम, T2 सेम, साइन θ2 को लिख सकते हैं 90 माइनस θ1। पता चला क्या किया मैंने यहाँ पे? ये एज इट इज θ2 को क्या लिखा? 90 माइनस θ1। कैसे आया θ2 90 माइनस θ1? माइनस करके। क्लियर एवरीवन? क्या होता है साइन 90 माइनस θ1? तो ये हो जाएगा T1 साइन θ1 इज इक्वल टू T2 cos θ1। cos नीचे साइन अपॉन cos, तो T1 tan θ1 इज इक्वल टू क्या होगा? T2। इसको क्या दे देंगे हम? इक्वेशन नंबर 1। यहां क्लियर? अब बात आती है मैकेनिकल एडवांटेज की। क्या था मैकेनिकल एडवांटेज? तो मैकेनिकल एडवांटेज था F1d1 इक्वल टू F2d2, लेकिन उसमें कंपल्सरी F और D आपस में क्या होने चाहिए? परपेंडिकुलर। तो देखो इस D के परपेंडिकुलर कौन है? T1 cos, और इसके तो हम लिखेंगे T1 cos इक्वल D। T1 cos θ1 इंटू D इज इक्वल टू T2 cos θ2 इंटू 2 माइनस D। T1 एज इट इज, cos θ1 एज इट इज, D एज इट इज, T2 भी एज इट इज। ये क्या है? cos θ2। θ2 की जगह हमने क्या लिख रहे हैं?
90 माइनस थीटा 1 इंटू 2 माइनस डी। यहां तक सबको क्लियर? मैं ये हटा दे रहा हूं खाली। अब यहां पे T1 सेम, cos थीटा 1 सेम, इंटू डी सेम, T2 सेम, cos थीटा 90 माइनस थीटा 1 क्या हो जाएगा? साइन थीटा 1 इंटू 2 माइनस डी। ये डिवाइड में जाएगा तो साइन अपन कॉस क्या हो जाएगा? तो T1 इंटू डी क्या मिलेगा? T2 इंटू टेन थीटा 1 इंटू 2 माइनस डी। T1 सेम, डी सेम। ये कौन है? T2 हमें मिल चुका है। क्या मिला है T2? T1 टेन थीटा 1, तो T2 की जगह क्या लिखेंगे? T1 टेन थीटा 1। ऑलरेडी टेन थीटा 1 यहां पे है, 2 माइनस डी। T1 D1 D इज इक्वल टू टेन थीटा इंटू टेन थीटा, टेन स्क्वायर थीटा 1, 2 माइनस डी। थीटा 1 कितना है? तो टेन स्क्वायर 37 है, 36.9 है। हाँ तो वही की बात है, 36.9 है, अप्रोक्सीमेट 37। वो कितना होता है? 3/4। तो डी इज इक्वल टू क्या मिलेगा? 3/4 का स्क्वायर, 2 माइनस डी। 3 का स्क्वायर, 4 का स्क्वायर 16d, 9 2 जा 18 माइनस 9d, 16d प्लस 9d 25d इज इक्वल टू 18। d को सब्जेक्ट बनाएंगे, क्या मिलेगा? d इज इक्वल टू 18/25 यानी 0.72 मीटर। अगेन रिपीट, पूरा ध्यान। दो डोरी लटकी हुई है, नीचे मास है, तो डोरी में जनरेट क्या होंगे? टेंशन T1 और T2। तो T1 के दो कंपोनेंट कौन से? T1 cos और T1 sin, T2 cos T2 sin। इसको मैंने वैसे ड्रॉ किया, T1 sin cos, T2 cos और sin। तो ये वाले साइन तो एक दूसरे का अगेंस्ट है, वो दोनों इक्वेट कर दिए। और इक्वेट करने के बाद थीटा 2 की जगह क्या लिखा हमने? 90 माइनस थीटा 1। उसको सॉल्व किया तो हमें T2 की फॉर्मूला मिल गई। फिर जो वर्टिकल वाले हैं, तो वर्टिकल वाले में हमने क्या लगाया? MA लगाया। क्या होता है MA? मैकेनिकल एडवांटेज। क्या फॉर्मूला होती है MA की? F1 D1 इक्वल्स टू F2 D2। तो F1 कौन है? T1 cos, डिस्टेंस कितना है? D, T2 cos और 2 माइनस डी लिखा हमने। फिर इसमें थीटा 2 की जगह क्या लिखा हमने? 90 माइनस थीटा 1। क्या होता है cos 90 माइनस थीटा 1? साइन। फिर साइन नीचे ले, cos इस तरफ नीचे ले, वो tan बन गया। फिर T2 की जगह ये वैल्यू डाल दी, वैल्यू डाल के D1 कैंसिल नहीं किया और हमने इसमें थीटा 1 की वैल्यू डाल दी, तो हमको क्या मिला? D 18/25.72 मीटर। ये सम। और अभी तुम्हें नोटबुक में पीछे पहले देखो, बिना देखे ट्राई करो अभी पूरा आराम से। पूरा कॉन्सेंट्रेट। तो यहां पे तुम्हारा आंसर आया D इज इक्वल टू कितना आया? 0.72 मीटर। इसमें हमने दो कॉन्सेप्ट यूज किए, एक तो फोर्सेस इक्वेट किए और मैकेनिकल एडवांटेज यानी MA हमने इसमें यूज किया। किसी को डाउट नहीं इसमें? आगे बढ़े। इस पे डिपेंड्स एक और सम है, नंबर 9। पूरा ध्यान। एक्सरसाइज का 6.9 काफी बढ़िया क्वेश्चन है ये भी, पूरा ध्यान। अ कार वेज 1800 kg, ये भी याद रखना MA में डिपेंड करता है। अ कार वेज 1800 kg, द डिस्टेंस बिटवीन इट्स फ्रंट एंड बैक एक्सल्स। एक्सल्स क्या होता है? कार के आगे दो व्हील्स होते हैं, पीछे दो व्हील्स होते हैं। जो आगे दो व्हील्स हैं उनको कनेक्ट करती हुई रॉड को बोलते हैं एक्सल। सेम पीछे जो दो व्हील्स हैं उनको कनेक्शन को क्या बोलते हैं? बैक एक्सल। तो एक्सल क्या है? दो व्हील को कनेक्ट करती हुई लाइन। इट्स सेंटर ऑफ ग्रेविटी इज 1.05 मीटर बिहाइंड द फ्रंट एक्सल। फ्रंट एक्सल से सेंटर ऑफ ग्रेविटी कितना पीछे? 1.05 मीटर। Determine the force exerted by the level ground on each front wheel and each back wheel. कार ग्राउंड पे खड़ी है, कार का पूरा वजन किस पे आता है? टायर्स पे,
और टायर्स का वजन किस पे आता है? ग्राउंड पे। ग्राउंड क्या देगी? रिएक्शन नॉर्मल देगी, वो नॉर्मल फाइंड करना है। कहाँ पे नॉर्मल फाइंड करना है? दोनों फ्रंट व्हील्स पे, दोनों बैक व्हील्स पे। ईच फ्रंट व्हील पे कितना? और तो हम लोग अभी ना 2 फ्रंट व्हील को एक फ्रंट व्हील मानेंगे, फिर बाद में डिवाइड बाय 2 कर देंगे तो ईच का मिल जाएगा। ऐसे 2 बैक व्हील को एक बैक व्हील मानेंगे, जो आंसर आएगा बाद में क्या कर देंगे? डिवाइड बाय 2 कर देंगे तो हमको इंडिविजुअल बैक व्हील का मिल जाएगा। पूरा ध्यान बोर्ड की तरफ। ठीक है, जिसको जो कार पसंद हो बना सकता है, जैसा जिसको पसंद हो। अंदर ये है फ्रंट, ये कौन सा है? बैक। फ्रंट व्हील ऐसे 2 व्हील होंगे, एक फ्रंट साइड है, उसकी पीछे साइड होगा, ये बैक व्हील है। इन दोनों के बीच का डिस्टेंस तुम्हें दिया है 1.8 मीटर। इसमें बोला है कि जो सेंटर बनता है ना, इसका सेंटर, वो सेंटर यानी फोर्स कौन सा लगता है? mg। वो सेंटर यहां से फ्रंट से कितना दूर है? d1 बोलते हैं 1.05। तो यहां से कितना दूर होगा? तो ये 1.8 है, ये 1.05 है, तो कितना होगा? 0.75। तो ये तुम्हारा क्या होगा? d2। समझ आई बात? है 2 व्हील के बीच का डिस्टेंस 1.8 है और सेंटर ऑफ मास कहां लग रहा है? फ्रंट व्हील से कितना दूर? 1.05। तो बैक व्हील से कितना दूर होगा? 1.8 माइनस 1.05 यानी कितना होगा? 0.75। यहां तक क्लियर? अब इन दोनों का वजन किस पे लगेगा? ग्राउंड। तो ग्राउंड को क्या देगी? रिएक्शन। समझो यहां रिएक्शन आ रहा है F1 और यहां रिएक्शन कौन सा आ रहा है? F2। हमको ये क्या करने हैं? फाइंड करने हैं। ये F1 किस पे आ रहा है? दोनों फ्रंट व्हील पे। ये F2 किस पे आ रहा है? दोनों बैक व्हील के। कभी कभी इसको F भी बोलते हैं या हम R भी बोल सकते हैं। R का मतलब होता है रिएक्शन, R1 और R2। तो हम लोग क्या करते हैं? R लिखते हैं, क्योंकि मेरे ख्याल से नोट्स में मैंने R लिखा होगा। R लिखा है नोट्स में? ये R1 ले लेते हैं, ये कौन सा ले लेते हैं? R2। जहां R1 मतलब फ्रंट व्हील के लिए, R2 मतलब बैक व्हील के लिए। समझ आई बात सबको? यहां तक किसी को डाउट? यहां भी 2 चीजें लगेंगी। पहले लगेगा फोर्सेस इक्वेट करेंगे। ऊपर कितने फोर्स लग रहे हैं? 2। नीचे कितना लग रहा है? 1। तो सीधा सीधा लिख देंगे R1 प्लस R2 इज इक्वल टू mg। R1 नहीं पता, R2 नहीं पता, मास पता है हमें। कहां है मास? 1800। g कितना होता है? 9.8। कर दो मल्टीप्लाई 1800 इंटू 9.8, 17640 न्यूटन। यहां तक क्लियर सबको? ये क्या किया हमने? सिर्फ फोर्स इक्वेट किया। अब हम लगाएंगे MA। क्या होता है MA? मैकेनिकल एडवांटेज। क्या फॉर्मूला मैकेनिकल एडवांटेज की? F1 D1 इज इक्वल टू F2 D2। F1 ले लेंगे R1, D1 अभी D1 लिखते हैं, फिर नीचे वैल्यू डालते हैं R2 इंटू D2। इसमें R1 सेम D1 की जगह 1.05, R2 सेम D2 की जगह 0.75 यानी 1.05 R1 इज इक्वल टू 0.75। अब हम इसमें R2 कहां से लाएंगे? R2 लाएंगे यहां से। पहली इक्वेशन थी ना, क्या थी? R1 प्लस R2 17640। तो R2 क्या होगा? 17640 माइनस R1। तो ये 1.05 R1 सेम, 0.75 सेम। R2 की जगह क्या लिखेंगे? 17640 माइनस पता चला क्या किया हमने यहां पे? कहां से सब्जेक्ट बनाया? R2 हमने नीचे फॉर्म है ना R2। तो R2 क्या होगा?
17640 माइनस R1, वो वैल्यू यहाँ पे डाल दी। अब इसमें हम क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करके किसको सब्जेक्ट बनाएंगे हम, R1 को। अगर R1 मिल जाता है तो इसमें डाल देंगे, तो क्या मिल जाएगा हमको, R2। तो ये तुम्हारी जिम्मेदारी है कि तुम R1 R2 फाइंड करो अभी फटाफट, ट्राई करो फास्ट, R1 R2 दोनों फाइंड करो। देखो इसको सॉल्व कैसे करेंगे, ये सेम 0.75 into 1670 कितना आ रहा है, ये 1 2, ये प्लस आएगा तो आएगा 1.8 R1। तो R1 क्या मिलेगा, 7350 न्यूटन। फिर हम R2 निकालेंगे, R2 कैसे निकालेंगे, (17640 माइनस 7350) कितना आया, 10290 आया, ये नहीं आया। और ये आया तो उसके बाद लिखना पड़ेगा हमें कुछ, क्या लिखना पड़ेगा, हमें लिखना पड़ेगा रिएक्शन ऑन ईच फ्रंट व्हील कितना होगा, 2575। मैं क्या कहते देखो फिर से, इसका नहीं आया हो। फिर रिएक्शन ऑन ईच कौन सा व्हील, बैक व्हील, कितना होगा बैक व्हील पे, (5145 न्यूटन। सबका आया, याद रखना इन दोनों में से एक सम नॉर्मली 4 मार्क में आता है, कि ये वाला सम और इसके पहले वाला जो हमने किया वो 2 ही से लटका हुआ, और ये दोनों में से एक नॉर्मली एग्जाम में आता है, ये ज्यादा इजी है। वो भी किया है ना मंडे तक, तो वो भी हो गया भाई क्लियर सबको, ये कोई ऐसा इसका अभी तक नहीं आया हो सम, आ गया बेटा, सबको समझ में आ गया यहाँ पे। अब इसमें आगे बढ़ते हैं, एक और सम है इसके जैसा ही, एक्सरसाइज का 16। एक्सरसाइज का 16 सम, ये भी एमए से मिलता जुलता है। एमए मतलब मैकेनिकल एडवांटेज। याद रखना एमए के टोटल 5 सम्स हैं, एक्सरसाइज में 3 हैं और एग्जाम्पल में 2 हैं। एक्सरसाइज का कौन सा सम था, अभी हमने 7 और 8 देखा ना, कि 6 और 7 देखा, अभी जो किया कौन सा नंबर था, 8 और 9। तो एक्सरसाइज का 8 और 9 सेम, एग्जाम्पल में भी शायद 8 और 9 है कि 7 8 है, वो भी इसी टाइप का है। वो तो हम आज नहीं कर पाएंगे, लेकिन आज ये वाला करेंगे, तो पूरा ध्यान। कौन सा नंबर सम, 16। अब मीटर स्टिक, मीटर स्टिक का मतलब एक ऐसी रॉड या स्केल जिसकी लेंथ कितनी हो, 1 मीटर, यानी कि 100 सेंटीमीटर। A meter stick is balanced on a knife edge। मीटर स्टिक को बैलेंस किया, किस पे बैलेंस किया है, नाइफ एज पे। मतलब सिंपल बात है, 50 सेंटीमीटर पे बैलेंस किया होगा, क्योंकि टोटल लेंथ कितनी है 100 सेंटीमीटर, तो 50 पे क्या होगा, उसको बैलेंस किया होगा। When 2 coins each of mass 5 gram are put one on top of the other at the 12 centimeter mark, the stick is found to be balanced at 45 centimeter। What is the mass of the meter stick? तो देन क्या बोलने की कोशिश करें यहाँ पे,
एक मीटर स्टिक है जो कितने की है, ये 100 सेंटीमीटर यानी 1 मीटर। तो 1 मीटर को बैलेंस कहाँ करेंगे एग्जैक्ट, 50 पे बैलेंस करेंगे, यानी 50 पे इसको नीचे फोर्स कौन सा लगेगा, mg, जिसमें m जो है वो मीटर स्टिक का मास है जो अननोन है, m हमको पता नहीं है। फिर बोला है मान लो यहां से स्टार्ट होता है 0 0 1 2 3 4 करके 100 तक है। बोला 12 सेंटीमीटर मार्क पे, मतलब यहां से कितना दूर, 12 सेंटीमीटर पे, यहां पे एक के ऊपर एक 2 कॉइन रखे हुए हैं। 12 सेंटीमीटर मार्क पे यहां से कितने कॉइन रखे हुए हैं, 2। एक का मास है 5 ग्राम, मतलब 2 मास है। तो दोनों का नीचे कौन सा फोर्स लगेगा, 2 mg लगेगा। क्यों 2 mg, 2 मास है। क्या अब भी सेंटर यहां रहेगा, क्यों, या मास ज्यादा गिर जाएगा तो सेंटर क्या हो जाएगा, डिस्प्लेस। तो बोला सेंटर डिस्प्लेस होके यहां पे आ गया। नया सेंटर नए कलर से बनाता हूं, जो आ गया 45 मार्क पे। जो सेंटर पहले 50 मार्क पे था अब वो कितने पे आ गया, 45 मार्क पे। कब, जब हमने यहां पे क्या रखे, 2 कॉइन रखे। मतलब जो पहले यहां बैलेंस हो रहा था अब यहां मास रखने से थोड़ा लेफ्ट की तरफ बैलेंस हुआ, क्योंकि इस साइड मास बढ़ गया है। तो बोलो फाइंड करो इसका मास कितना है। ठीक है, अब ये जो मार्क है 45 है, तो मुझे बताओ ये डिस्टेंस कितना होगा, 5। और बताओ ये डिस्टेंस कितना होगा, 33। क्यों 33, क्योंकि ये 12 मार्क पे था ऑलरेडी। या मैं कितने मार्क पे था, ये 12 मार्क पे था, और ये कितने में 45। तो 45 में से 12 माइनस जाएंगे, कितना बचेगा, 33। समझ आई बात, कैसे आया 33 है, इसको डाउट। तो इस mg को ले लेंगे हम F1, इसको ले लेंगे हम D1, इसको ले लेंगे हम F2 और इसको ले लेंगे हम D2। कौन सा कॉन्सेप्ट लगाएंगे, MA मतलब मैकेनिकल एडवांटेज। क्या फॉर्मूला थी मैकेनिकल एडवांटेज की, F1 D1 इक्वल्स टू F2 D2। चलो फॉर्मूला लगाओ और फाइंड करो कैपिटल M। सॉल्व करो खुद फटाफट। कैसे करेंगे इसको सॉल्व, F1 की जगह D1 5, F2 की जगह 2 mg, D2 33 जी। ये बचेगा 5 इंटू m 2, ये मास भी दिया हुआ 5 इंटू 33, 5 गया 5 में, m मिलेगा 66 ग्राम, यानी मीटर स्टिक का मास कितना होगा, 66 ग्राम। समझ आई बात सबको, यहाँ तक क्लियर एवरीवन, कोई डाउट। तो ये तीनों सम देखो तो किस पे डिपेंड थे, MA पे। MA मतलब मैकेनिकल एडवांटेज। एक बार घर पे खाली ट्राई करके देखना, एग्जाम्पल 8 और एग्जाम्पल 9 वो भी चाचा माँ के लेवल के हैं, लेकिन डिपेंड किस पे हैं, एक ही कंसेप्ट पे, MA मैकेनिकल एडवांटेज। क्लियर। तो आज के लिए हम यहीं रखेंगे, बाकी नेक्स्ट टाइम करेंगे। चलो मिलते हैं, बाय बाय।